इश्क अल्लाह की जाति, देखो कितनी अच्छी पंक्ति है जी। इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग, इसके अल्लाह वजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। बेटा बताना है किसकी पंक्ति है? दादू की, मलोक की, रजब की, सुंदरदास की। उत्तर है आ रहा है, दादू की पंक्ति, बहुत बढ़िया। ठीक है, दादू की पंक्ति। आप लोगों ने अगर सॉल्व नहीं भी किया है तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के सॉल्व करने हैं ये सब प्रश्न। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास 28वां प्रश्न था। सुमिरे आदि एक करतारू, जही जीव दिन किन संसारू। तो ये पंक्ति किसकी है बेटा? रैदास की, चंद की, जायसी की या मतीराम की? 28वां प्रश्न। बिल्कुल सही उत्तर आना शुरू हो चुका है। सोनम जी ने सबसे पहले उत्तर दिया बेटा, जायसी की पंक्ति है जो अपनी पुस्तक पद्मावत में ही लिखे हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मुझ पर क्या हंस रहा तुम उस कुम्हार पर, किस शासक के लिए पंक्ति की थी? हालांकि वो पंक्ति ठेठ अवधि में है। ठीक है, इसका मैंने अनुवाद कर दिया है। वो अवधि में कही थी लेकिन मैंने इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया, तो यहाँ पर अनुवाद ही पूछा है। लेकिन ये पंक्ति ये ठेठ अवधि वाला वो अलग पंक्ति, लेकिन ये किसको तंज मारा था, तंज किसको कसा था जायसी ने, तो याद रखें यह कसा था उनको। सही उत्तर आना चाहिए क्या? बिल्कुल, यहाँ पर 29वें का क्या आना चाहिए? सुनील कुमार बिल्कुल सही उत्तर दिए, शेरशाह सूरी के लिए उन्होंने कहा था। आगे चलते हैं। किसी पंक्ति, किसकी पंक्ति है ये? कबीर के शब्द सच्चे और मीठे लगते हैं। दादू की है, कबीर की है, रैदास की है, जमलोक दास की है। मुझ पर क्या हंस रहे हो तुम तो उस ईश्वर का हंस रहे हो ना। अगर आप देखिएगा कि ये जो सुंदरता होती है वो गुणों की होनी चाहिए, है ना। किसी का रंग गोरा है, नैन नक्श अच्छे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज हों। वो तो बस एक रूपरेखा है, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। मेरे ख्याल से मेरा अपना मत है कि इंसान के जो गुण हैं वो सबसे बड़ी विशेषता होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जायसी को आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसने अच्छा काव्य लिखा, सुंदरता या क्रूरता के कारण ही। बिल्कुल यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? दादू। दादू की पंक्ति में अक्सर कबीर शब्द बहुत बार आया है। आगे देखिए हमारे पास प्रश्न, कापा हिया जनाबा सियु, तोपे जाई हुई संग पियो। तो यहां पर कहा क्या जा रहा है? देखिए कापा हिया, इसकी पंक्ति जो बताना है। हाँ जी बच्चे, उत्तर 31वें का सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। यहां पर सी आएगा, जायसी की पंक्ति। लेकिन हमने अपने गुणों को ही प्रेफर करना है क्योंकि वही काम में आते हैं एक। ठीक है ना, वह याद रखना है। आगे चलते बच्चे, यह पंक्ति किसकी है? ये निर्गुण नैन ही सगुण, रसना राम सुनाम। बहुत खास पंक्ति है और आपको बताया था मैंने कि यह एक बहुत ही मशहूर प्रबंध काव्य से पंक्ति है। आप लोगों को प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य ये सब समझ में आता है ना? अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, समझाएंगे आपको बिल्कुल शॉर्टकट में। प्रबंध काव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, मुक्त काव्य क्या है, पता होना चाहिए। गीति काव्य क्या है। चलो हमारे पास यहाँ पर 2 मिनट फिर से दिक्कत दे दिया मैं। हाँ जी बच्चे, हमारे पास ये पंक्ति तुलसीदास की है, ये निर्गुण नयन ही सगुण। तो जो कह रहे हैं कि निर्गुण जो होता है ना, जो हमारे हृदय में वास करता है, निर्गुण ब्रह्म जो होता है हृदय में वास करता है। हमारी आंखों के सामने जब कोई मूर्ति आती है तो तब हम उसको, ईश्वर को सगुण अवस्था में देखते हैं। और रसना राम सुनाम, और हमारी जीव जो है वो क्या करती है? राम नाम का सिमरन करती है। तो निर्गुण और सगुण दोनों के महत्व यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुलसीदास दे रहे हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं पंक्ति क्या है। पंक्ति आ गई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को सोई।
महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, ठीक है। जैसे ही हरि आया, हरि का नाम तो भाई तुलसीदास की पंक्तियों में भी देखने को मिल जाता है, सूरदास की पंक्तियों को भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर उत्तर क्या आएगा बेटा? अरे गलत दे दिए। अच्छा, 33वें का उत्तर अभी तक आया नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अधिकतर बच्चों ने उत्तर गलत दे दिया, ठीक है, समझा देना। संजू गुप्ता कह रहे हैं, ठीक है बेटा समझा देता हूं। अच्छा, उत्तर ए नहीं आएगा बेटा, उत्तर ए आएगा इसका डी। रामानंद की पंक्ति है, रामानंद की 2-3 ही तो पंक्तियां करवाई थी आपको, भूल गए। जहां रैदास रैदास रैदास, किसी का भी सही नहीं आया, कमाल है। रैदास का हरि का होई, ठीक है। तो ये हरि यानी कि ये रामानंद की पंक्ति है, मेरे ख्याल से रामानंद की है। आप लोगों ने किसी ने भी सही नहीं दिया। चलो आगे चलते हैं, फिर आपको मैं बताता हूं प्रबंध काव्य क्या होता है और खंड काव्य और मुक्त काव्य क्या होते हैं। कौन सी पंक्ति तुलसीदास की नहीं है? चलो, ये तो मैंने रिपीट कर दिया प्रश्न, ये पहले भी करवाया था, वहीं से उठा लिया था। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देना बहुत कठिन है, खुद पर आजमाना बहुत, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, कुशल है, लेकिन खुद पर लाजमी करना यानी अपनाना कठिन है। समय पाए फल होत, समय पाए झरी जात। अगला देखो, पराधीन सपने सुख नहीं, सुख नहीं। पराधीन नाम से एक पंक्ति रैदास की भी मिलती है, लेकिन ये वाली पंक्ति याद रखेंगे विशेष रूप से अवधि में है और ये हमारे तुलसीदास की ही है। कवित्व विवेक नहीं मोरे, तो बेटा याद रखना ये पंक्ति भी उनकी ही है, तुलसीदास की। बी उत्तर आना चाहिए। ये पंक्ति किसकी है? तो रहीम की पंक्ति है। किसकी है बेटा? ये रहीम की पंक्ति, ठीक है, ये रहीम की पंक्ति है। समय पाए फल होत है, समय पाए भरी जात। समय पर ही सब कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होता है प्रबंध काव्य, ठीक है। थोड़ा सा विश्राम लेते हैं, क्योंकि प्रश्नमाला तो चलो आधा घंटा और चलनी है। थोड़ा सा बता देता हूं बच्चे। देखिए, एक होता है प्रबंध काव्य, देखो एक होता है बेटा काव्य। थोड़ा इसको अच्छे से समझा देता हूं। काव्य, ओके, तो हमारे पास इस तरह से एक डायग्राम बनाई थी मैंने और उसको मैंने बताया भी था। एक होता है दृश्य, ठीक है, एक होता है बेटा हमारे पास श्रव्य, ठीक है, श्रव्य। अभी जो दृश्य है इसको नाटक कहते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? नाटक। नाटक 2 प्रकार के होते हैं, तो रूपक, एक होता है उपरूपक। रूपक यानी बड़ा नाटक, उपरूपक यानी छोटा नाटक। अभी हम पढ़ेंगे श्रव्य। अभी जो श्रव्य होता है, श्रव्य काव्य, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है बेटा, ठीक है। एक होता है हमारे पास प्रबंध काव्य, ठीक है, एक होता है हमारे पास मुक्त काव्य। क्या होता है बेटा? मुक्त काव्य, ठीक है बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा समझाने दीजिए, फिर आगे चलते बच्चे। जो प्रबंध काव्य होता है ये आगे 2 भागों में होता है बेटा। एक होता है महाकाव्य, ठीक है, और प्रबंध काव्य का जो दूसरा भाग होता है बेटा वो होता है खंड काव्य, ठीक है। महाकाव्य बड़ा होता है, जैसे पृथ्वीराज रासो ले लेते हैं, रामचरितमानस ले लेते हैं, पद्मावत ले ले, अपना साकेत ले ले, तो बड़े बड़े सर्ग होते हैं, बड़े बड़े अध्याय होते हैं महाकाव्य में। और कहा जाता है कि विद्वानों के द्वारा कि इसमें 9 या 9 से अधिक सर्ग होने चाहिए, अध्याय होने चाहिए। खंड काव्य छोटा होता है, जैसे रश्मिरथी ले ले, कुरुक्षेत्र ले ले, उर्मिला खंड काव्य ले सकते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, नरेंद्र शर्मा का द्रौपदी ले ले। तो खंड काव्य किसी घटना पर आधारित होता है, महाकाव्य किसी जीवन को आधार बनाकर लिखा जाता है बेटा, ठीक है। जो 2 होते हैं, खंड काव्य यानी छोटा, महाकाव्य यानी बड़ा, बड़ा जीवन। वहीं पर मुक्त काव्य आता है। मुक्त काव्य जैसे कि आप कबीर की वाणी पढ़ते बेटा, वो 2 पंक्तियों में अपनी बात कह दी है, 6 पंक्तियों में बात कह दी, वहीं पर खत्म, फिर अगली पंक्तियों में और बात चलेगी, ठीक है। मीरा का काव्य आ गया इसमें, रहीम का ले सकते बच्चे, सूरदास का भी ले सकते हैं। सूरदास का सूर सागर है ना, उसमें कोई कंटिन्यू कथा नहीं चलती है। सूर सागर रचना भी एक तरह से मुक्त काव्य में ही आती है। तो याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं कि महाकाव्य में एक लगातार कथा चलती है, लगातार, ठीक है। हर एक घटना पिछली घटना से जुड़ी होती है। जैसे रामचंद्र जी की स्टोरी रामचरितमानस में, जायसी की पुस्तक पद्मावत में पद्मावत की कहानी चलती है, रत्न सेन है, नागमती, सब कुछ जुड़े आपस में, ठीक है। ऐसे ही खंड काव्य होता है, लेकिन ये छोटा होता है दायरा। लेकिन वहीं पर मुक्त काव्य जो होता है ये गुलदस्ते की भांति होता है, ठीक है। जो महाकाव्य होता है जो पूरे जंगल की भांति होता है बेटा, ठीक है, जो पूरे जंगल की भांति होता है। मंजीत कौर जी कोई चीज समझाने दीजिए,
कोई समस्या नहीं है, वैसे पीडीएफ आपको मिल ही जाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें समझानी होती है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताना होता है, ठीक है। तो मुक्तक काव्य बहुत छोटा काव्य होता है, जो खंड काव्य से भी छोटा होता है। ये 2 पंक्तियों में समाप्त हो जाता है, जो 6 पंक्तियों में समाप्त हो जाता है, 10 पंक्तियों में समाप्त हो जाता है। मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट बुक है, ठीक है, कोई टेक्स्ट बुक है, उसमें 10 पंक्तियों की कविता है, दिनकर की कोई 10 पंक्तियों की कविता, तो उसको भी हम मुक्तक में ही गिनेंगे। और मुक्तक में बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे आप गीति काव्य में कोई पढ़ते हैं बेटा, गीति काव्य वगैरह, तो गीति काव्य जो होते हैं वो भी इसी में ही रखे जाते हैं। गीति नाट्य अलग होते हैं, वो नाटक की श्रेणी में आए थे, ऐसा नाटक जो गाकर सुनाया जा सके, ठीक है। तो याद रखें गीति काव्य भी इसी में ही आते हैं, ठीक है। हो गया डिटेल से, बस ये समझाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो बेटा आगे चलते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर टाइम हमारा बहुत खराब कर देते हैं आप बातों ही बातों में, लेकिन बेटा समझाना भी तो आवश्यक होता है ना, कईयों को नहीं पता होता है ना। चलो बच्चे अभी देखना, चलो सतगुर सभा को न सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी सवा न को हितु, हरजन सही न जाती। अभी देखिए, नहीं आप, मुझे लगा आपने अगले प्रश्न का ना इंतजार करवा दिया कि अगला प्रश्न लाइए। 35वां प्रश्न आपने लिखा, तो मुझे लगा कि आप प्रतीक्षा में है अगले प्रश्न की। सॉरी अगर आपको बुरा बी उत्तर। हाँ जी, तो यहां पर बेटा याद रखें कबीरदास की पंक्ति, ठीक है। चलो आगे।